डॉक्टर साहब, आप इस विजिट को कैसे देख रहे हैं? सर, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ दिस वर्ल्ड अफ्रीका में वहां पर जाकर ये वाली बात करना, इसका मतलब है कि इंडिया अब एज ए ग्लोबल लीडर अफ्रीका को भी लीड कर रहा है। सर, क्या कहेंगे इसके? अ, बड़ी इंटरेस्टिंग ये मैंने जो उनके ये सुनी है आर्ग्यूमेंट्स, अफ्रीका इज राइजिंग एंड इंडिया इज बेटिंग ऑन अफ्रीका इज राइजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड्स। और देखें जयशंकर तो एक प्रोमिनेंट फॉरेन मिनिस्टर हैं, बड़े आउटस्टैंडिंग हैं फ्रॉम देखा जाए। लेकिन ये सारी बैकग्राउंड एक्चुअली जब अफ्रीका की आज़ादी की मूवमेंट चल रही थी, तो ख़ास तौर पे साउथ अफ्रीका में इंडिया ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया था आगे बढ़ बढ़ के। तो नेल्सन मंडेला ने भी माना है इंडिया की फेवर्स को। और ये अब जाहिर है व्हेन ही सेज अफ्रीका इज राइजिंग, तो वो इतने सालों की कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के बाद जब एक मुल्क आज़ाद होता है, तो फिर उसके पास चांस होता है आगे बढ़ने का। अब अफ्रीकन मुल्कों ने जो बॉर्डर बन गए थे उनको मान लिया, उन्होंने कहा हमने जंग नहीं करनी। तो ये सारे फैक्टर अब कन्वर्ज कर रहे हैं। और जिस तरह एशिया की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, तो अफ्रीका की भी बढ़ रही है। अब देखें, पहले अमेरिकन और ये ब्रिटिश फ्रेंच जो ये हैं, ये अफ्रीका की डेस्टिनीज को कंट्रोल करते थे। लेकिन उसके बाद चाइनीज फैक्टर हो गया। अब इंडिया इज गोइंग टू कम। और ये जो वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर, ऐसा ही वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए जिसमें कई प्लेयर्स हों और किसी के पास मोनोपोली ना हो कि वो बाकियों को चुप करा दे या उनके इंटरेस्ट को वो ओवरराइड कर ले। तो वेरी सेंसिबल स्टेटमेंट, वेरी केयरफुली वर्डेड। Betting is a very interesting way of looking at the rise of Africa, and they want to be on the winning side in the betting. वो उनके साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल कोऑपरेशन करेंगे। यही इंडिया का चार्म है कि कोऑपरेशन के जरिए, इन्वेस्टमेंट्स के जरिए वो अपनी एक गुडविल, सॉफ्ट पावर जो है उसको बढ़ा रहे हैं। और वाकई जो पुराना ज़माना था जिसमें वही चंद यूरोपियन पावर्स या अमेरिका दुनिया को डिक्टेट करता था, वो अब नहीं रहेगा, ये बदलता जाएगा। तो दिस इज वेरी वेल वर्डेड स्टेटमेंट ऑफ द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी पे इससे एक दिन पहले एलोन मस्क, द रिचेस्ट बिलियनियर ऑफ दिस वर्ल्ड, और जानते हैं आप, एक बहुत ही मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इस वक्त कहा जाता है उनको दुनिया का, उन्होंने ट्वीट किया और ये कहा कि दिस इज एब्सर्ड कि इंडिया एक द मोस्ट पॉपुलस कंट्री होने के बावजूद यूएनएससी के मेंबर परमानेंट सीट जो है उसके पास नहीं है। और उसको उन्होंने ना सिर्फ इंडोर्स किया बल्कि साथ ही उन्होंने अफ्रीका की भी बात की। उन्होंने कहा अफ्रीका और इंडिया, ये इनको जो है इसमें होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि अब आगे सितंबर में एक समिट आ रही है जो कि उसमें यूनाइटेड नेशंस में अब एंटोनियो गुतेरेस ने भी इसके ऊपर बात की थी और अफ्रीका के हवाले से कहा था कि कंसिडर किया जाए। तो आप देख रहे हैं कि एक तो ये कि जो एलोन मस्क ने कहा है उसके ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, और इंडिया क्या आगे चल के अनकरीब यूएनएससी की उनको परमानेंट सीट मिलने वाली है? मिलनी चाहिए, मिलने वाली तो बड़ी पुरानी है। मेरे ख्याल से इंडिया को ये एक्सक्लूड करना गलत है। अगर चाइना वहाँ बैठा हुआ है और कहते हैं चाइनीज ही हैं, सो अपोज करते हैं बाकी सारे मुल्क, ये अमेरिकन भी इंडिया के फेवर में नहीं थे, अब जाके हो रहे हैं कहीं। द अमेरिकन आर ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन लगता है कि अब वो भी, मैंने वैसे अमेरिकन को ये कहते नहीं सुना। ये जो वो मस्क ने कहा है, तो ये बड़ी पावरफुल एक आवाज है आज की दुनिया में। हाँ जी। तो जी। दैट्स इम्पोर्टेंट। मेरे जैसे लोग जो हैं यहाँ पे बैठ के भी कहते रहे हैं, तो हम भी इस कोरस का हिस्सा बनते जा रहे हैं कि इंडिया शुड बी देयर। काश ये पार्टीशन ना होती तो पूरा इंडिया में हम भी साथ ही होते, एक वर्ल्ड पावर। लेकिन चलो,
इंडिया को तो चांस मिलना चाहिए ना आगे बढ़ने का। उन्होंने अपना बड़ा कामयाबी से ये जो है 76 साल में तरक्की की है, तो उनका राइट है कि वहाँ पे हों। मैं तो इसके हक में हूँ। अफ्रीका में अब मसला होगा कि विच स्टेट वुड क्वालिफाई टू बी अ परमानेंट मेंबर। देखिए, परमानेंट मेंबर बनने के लिए आपकी बहुत बड़ी इकोनॉमी होनी चाहिए। आप वो अफ्रीका में मुझे एकदम कोई स्टेट नज़र नहीं आती। नाइजीरिया इज़ द बिगेस्ट मेरे ख़्याल से, लेकिन उनकी भी कोई वो नहीं है स्टैंडिंग अफ्रीका के अंदर भी कोई बहुत बड़ी। तो अफ्रीका भी रिप्रेजेंट होना चाहिए, वेरी गुड, बट इंडिया डेफिनेटली ठीक है। मैं आई हैव बीन इन फेवर ऑफ इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और कोई पाकिस्तान को उससे नुकसान नुकसून नहीं है। स्टेटस को जहाँ पे रहे वहाँ ही काफ़ी है। मेरी ये पोजीशन है। तो डॉक्टर साहब, वो कश्मीर का मुद्दा जो पाकिस्तान अक्सर उठाया करता है, वो तो इंडिया वहां पे होगा तो पाकिस्तान कहेगा ये तो हर चीज वीटो हो जाएगी, तो वो तो बड़ा एक खौफ है कि अगर इंडिया को लेकिन परमानेंट सीट मिल गई ये तो डिलूजन पाकिस्तान है, का क्या बनेगा? ये डिलूजन है। इंडिया के वहाँ ना होते हुए कितनी दफ़ा ये उसके ऊपर कोई बात हुई है, और जब बात हुई है तो ये इल्ज़ाम उन पे लगा देते हैं। वो इनका रिकॉर्ड दिखा देते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, बलूचिस्तान, अहमदियों के साथ, हिंदुओं के, वो सारों का नाम ले देते हैं। तो बात वहाँ पे ज़ीरो हो जाती है। ये बिल्कुल नॉनसेंस किस्म की वो पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ हैं। मैंने तो बताया है कि यूएन चार्टर के अंदर चैप्टर 6 के अंडर है ये कश्मीर का डिस्प्यूट। ये सुन लें दोबारा। व्हिच मीन्स यूएन हैज़ अ facilitator role. It only can facilitate a peaceful resolution। अगर ये दोनों माने तो इंडिया तो कहता है कि 72 शिमला एग्रीमेंट के बाद जहाँ पे लिखा हुआ है कि बायलैटरली हम अपने मसले हल करेंगे, नो थर्ड पावर हैज एनी रीजन टू बी देयर। एक तो वो ये कहते हैं। कोफी अनान जो थे अपना सेक्रेटरी जनरल, उनकी जी। स्टेटमेंट मेरे सामने है कि द कश्मीर डिस्प्यूट जो है उसको हमने हटा भी दिया हुआ है। फिर बाद में सुना दोबारा किसी ने डाल दिया लिया, बट वहाँ पे इतने 100 डिस्प्यूट्स हैं, दे आर जस्ट ए फॉर्मेलिटी, क्योंकि डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, उनका जिक्र हो जाता है। लेकिन इंडिया का वहाँ पे चला जाना ही बेहतर है एशिया के लिए, और ज़रा बैलेंस हो जाए इस इलाके में।